जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों का प्रिपरेशन, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज से जो है हम लोग अपना सीटेट ज्योग्राफी का जो कोर्स था उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है? मैं ये मान के चलूँगा कि आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? जो भी हम टर्म पढ़ेंगे, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये जो कोर्स होगा, ये सीटेट जो कर रहे हैं मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो होगा ही। साथ ही में अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के वीडियो देखना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए कोर्स क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं ये समझेंगे। उसके अंदर आप स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होता है, ठीक है? प्लैनेट्स के अंदर आपके जैसे कौन-कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनके कुछ फीचर्स देखेंगे जो मुझे ऐसा लगा कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? फिर स्टार के अंदर हम सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट्स जो हैं आपकी 2 तरह की होती हैं, ठीक है? एक तो जो आपने सुना होगा कि टीवी एंटीना वाला जो सैटेलाइट हो जाता है, वो ह्यूमन मेड कहा जाता है। और दूसरका जो ना आपका मून हो गया, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट होता है, तो उसके बारे में यहाँ समझेंगे। फिर इसी के अंदर हम और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में समझेंगे, जैसे एस्टेरॉयड क्या हो गया, मीटेरॉइड्स क्या हो गया, मीटियोर्स आपके क्या हैं, मीटियोर्स क्या हो जाते हैं, ठीक है? आपके मीटियोराइट्स क्या हो जाते हैं, ठीक है? इनके बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ये समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम गैलेक्सी और यूनिवर्स क्या होता है, ये समझेंगे। लास्ट में जो आपके इस चैप्टर में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो ये रहेगा ओवरऑल हमारे इस पूरे चैप्टर का लेखा-जोखा जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक, पेन वगैरह जो भी अपने साथ आप लोग रखना चाहते हैं, रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोनो दिक्कत नइखे। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। वैसे इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है कि हमारी क्लास की शेड्यूल क्या होगी, मैं कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको डाउनलोड कैसे करना है मटेरियल, आप मुझसे डाउट कहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो अगर आपको वो जानना है, तो आप ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन पे आपको राइट साइड में यहाँ पे आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ का क्या होगा, पीडीएफ का मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको सीधे ड्राइव लिंक जैसे ही ओपन करोगे तो पेपर 2 में आप जाओगे, पेपर 2 में क्लिक करते-करते आप अंदर जाओगे, सीधे सारे चैप्टर के नाम आपके आ जाएँगे। तो जैसे-जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, जैसे म आज की क्लास 7 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी, तो उसी के अराउंड में क्या होगा, आपकी पीडीएफ भी इसके अंदर जब ओपन करोगे तो मिल जाएगी वहाँ पे पीडीएफ, ठीक है? पीवाईक्यूज़ के साथ रहेंगे, हर चैप्टर के साथ आपके पीवाईक्यूज़ रहेंगे, ऑलराइट? तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने इसी क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो हमें बहुत सारे क्या हैं, आपके टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं चमकते हुए, चमकदार, चाहे रात हो या दिन में भी आपने नोटिस किया होगा, ठीक है? तो दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी आपके बॉडीज़ होते हैं, जैसे आपने सूर्य देखा होगा, ठीक है? आपने कई तारे देखे होंगे, इसके अलावा आपने कभी-कभी कुछ प्लैनेट्स भी हमें क्या है नज़र आते हैं। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है? जो भी ऑब्जेक्ट आपके क्या हैं स्पेस में प्रेज़ेंट हैं, वो सब क्या हैं आपकी क्या है सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, ठीक है? अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मान लीजिए आसमान में रात को आपने देखा, सर ने बताया क्या कि जो भी चीज़ आसमान में चमकती हुई चमकदार चीज़ जो है, ब्राइट हो, डिम हो, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है। तो आसमान में मैं देख रहा था रात को, एक हवाई जहाज़ उड़ता दिखाई दिया। हवाई जहाज़ में लाइट जल रहा था, वो जलता है ना टिम, 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 टिम। तो आपको अगर सर ने तो बताया था जो भी चीज़ आसमान में उड़ेगी वो सेलेस्टियल बॉडी है। इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज़ भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो जाएगा। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग हो, ठीक है? जो ना कि जो इंसान द्वारा बनाया गया हो, ठीक है? तो
इतनी बात जो है आपको क्लियर हुई कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, सन, मून, जितने भी स्टार या जो भी आपके अदर ऑब्जेक्ट हो गए, एस्टेरॉयड कह लीजिए, मीटेरॉयड्स हो गए, जो भी चीज हो गए, ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम हेवनली बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि जो हवाई जहाज उड़ेला उस सेलेस्टियल बॉडीज नहीं होला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये कई अलग अलग तरीके के होते हैं। दो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज आपके टाइप में बांटा गया है। एक सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास क्या है, खुद की लाइट एंड क्या है, हीट होती है, यानी इनके पास वो ऊर्जा उतनी ताकत होती है कि लाइट एंड हीट एनर्जी क्या हो, जनरेट कर सके। और कुछ के पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्या है, ये पावर नहीं होती है। ठीक है, लाइट एंड हीट जनरेट करने की क्या है, पावर नहीं होती है, और कुछ के पास होती है। तो जिन ऑब्जेक्ट के पास, जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास ये शक्ति होती है, मतलब इस ऊर्जा को जनरेट करने की, उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, लुमिनियस बॉडीज आपने साइंस अगर पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा भी बचपन में, तो उसमें पढ़ा होगा लुमिनियस बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं सेलेस्टियल बॉडीज के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमारे जो सारे स्टार्स हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके सन भी आता है, ये क्या है, ये आपके लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, जिनके पास खुद की लाइट, खुद की हीट होती है। ठीक है, और वहीं जिनके पास खुद की लाइट एंड हीट नहीं होती है, वो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाते हैं, आपके प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ये प्लैनेट्स कहलाते हैं। जैसे हमारा अर्थ हो गया, आपने मार्स सुना होगा, जो भी प्लैनेट्स आपकी बुद्धि में आए सब क्या है, ये कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि सर, प्लैनेट के पास जब खुद की लाइट नहीं होती है तो कैसे वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, कैसे उन पे लाइट आती है। तो होता क्या है कि ये जो आपके लुमिनियस बॉडीज हो गए, स्टार हो गए, सन हो गई, इसकी लाइट जब इन प्लैनेट के ऊपर पड़ती है तो क्या है, इधर से रिफ्लेक्ट होके ये क्या है, हमारी आंखों पर जब पड़ती है तो इससे क्या है, ये नजर आते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के पास खुद की ना हीट होती है, खुद की ना लाइट होती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। इसको एक बार हम यहाँ समझ लेते हैं। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर व्हाट, दे आर वेरी बिग एंड हॉट, जिन्हें हम लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, गैस के बने होते हैं, और इनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, जिन्हें हम स्टार कहते हैं। जैसे सन जो है आपका एक स्टार, उसी तरह से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास खुद की क्या है, क्षमता नहीं होती हीट एंड लाइट जनरेट करने की, ये नॉन लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ये साइन इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो है, जो स्टार से लाइट मिलती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आपके प्लैनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े। अब सवाल ये बनता है कि कैसे, मतलब ये पॉसिबल होता है, कैसे ये खुद की हीट एंड लाइट जनरेट कर लेते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल बेसिक्स देखेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो देखिए, आपके जो स्टार्स होते हैं, या कह लीजिए आपकी ये जो लुमिनस सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ये क्या है, मोस्ट ऑफ क्या है, जैसे सन नाम हो गया, ये मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपका एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, होता है। हाइड्रोजन जो है जब ये क्या है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। क्यों, कैसे होता है, इस पे हम नहीं जानेंगे। ठीक है, इतना बस आप जान कर, हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो वहां पे आपकी क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, होती है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है जनरेट होती है, और यही एनर्जी जो है आपकी लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में हमें क्या है, दिखती है या महसूस होती है। ठीक है, ये आपको बात यहाँ समझ में आई स्टार से रिलेटेड। ठीक है, अब एक और सवाल यहाँ कई लोगों के मन में बनेगा कि स्टार जो है ये तो हमेशा चमकते रहते हैं, इनके पास कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपने कई बार अगर आसमान में कभी देख लिया हो गलती वगैरह से बचपन में, आपने कविता सुनी होगी या पोयम सुनी होगी अंग्रेजी की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या हम सुने हैं तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। पर एक्चुअली रियलिटी में क्या है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तारे जो हैं हमारे से, मतलब हमसे बहुत दूर है। ठीक है, जो आसपास प्लैनेट्स पड़ते हैं उससे भी कई गुना क्या है, मतलब कई गुना क्या है, दूरी पे हमसे पड़ते हैं। तो होता क्या है, जब इनकी लाइट जो है, ये मान लीजिए अगर हमारी पृथ्वी हो गई, ये इसकी क्या है, परत जो हो गई गैसेस की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जब इसकी लाइट जो है एटमॉस्फेयर में क्या है आती है, तो गैस क्या है, गैस एक तरह की मैटर है। जब ये क्या है, इस मैटर से टकराते हैं तो क्या है, लाइट जो स्ट्रेट ना के बल्कि क्या है, आपकी कुछ इस तरह के हो जाती, रिफ्लेक्ट वगैरह हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें जो है तारों का ट्विंकलिंग होना, यानी टिमटिमाना क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आए कि तारे जो है रियलिटी में नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है,
तो ये बात आपको यहाँ क्लियर हुई। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल इन द स्काई, दिस ट्विंकलिंग इज नॉट बिकॉज स्टार चेंज देयर लाइट बट बिकॉज देयर लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच बेंड द लाइट कॉन्टिन्यूसली। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब होता क्या है कि तारे जो हैं वो, मान लीजिए एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, एक फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि अगले दिन क्या हो गया, ये तारा इसके यहाँ नजदीक आ गया, ये तारा क्या हो गया, इसके यहाँ नजदीक आ गया। ये क्या है, एक दूसरे से एकदम फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो इससे होता क्या है, कई बार क्या है, इनमें एक ग्रुप, कई तारों को मिलाकर, इनके ग्रुप मिलाकर एक पर्टिकुलर शेप का फॉर्मेशन होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन क्या हुआ, इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप और पैटर्न। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हो जाता है उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहा जाता है। ये क्या है, एक तरह की आपकी कॉन्स्टेलेशन होती है। ये नाम क्या है, ये नाम आपको जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि इस नाम से रिलेटेड क्या है, आपके सीटेट एग्जाम में पहले सवाल क्या है, पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना, उर्सा मेजर या बिग बियर। इसी के अंदर आपने कभी बचपन में सप्तऋषि नाम सुना होगा, तारों से रिलेटेड हुआ। ठीक है, जो लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, उन्होंने सुना होगा, वो जानते होंगे सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है, ये इसी उर्सा मेजर का पार्ट है, जिनके अंदर 7 क्या है, आपके तारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। कॉन्स्टेलेशन क्या हुआ, स्टार क्या हुआ, आपके लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज क्या हुए, नॉन लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज क्या हुए। ऑलराइट, इतनी बात हमें क्लियर है। अब पहले जिस जमाने में क्या हुआ करता था, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, तो लोग आखिर मान लीजिए कहीं आप गए, आपको क्या है, डायरेक्शन नहीं पता हो, अब तो पहले के दौरान क्या करते थे लोग, डायरेक्शन जो है, क्योंकि आज मोबाइल में क्या है, कंपास हमें दिख जाता है, तुरंत कंपास खोलिए एप्लीकेशन, वहां पे डायरेक्शन मालूम चल जाएगा। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो पहले के लोग डायरेक्शन पता करने के लिए तारों की मदद से क्या थे, जाया करते थे या पता करते थे। तो एक तारा जो है, जब आसमान में कभी रात को देखिएगा आप, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा जो होगा, आपको बहुत ही चमकदार क्या होगा, दिखाई देगा, सबसे अलग थोड़ा क्या होगा, दिखाई देगा। उस तारे को क्या कहते हैं, हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। ये जो तारा है, ये, या आसमान में मान लीजिए डायरेक्शन आपको नहीं पता, तो आप ऐसे तारा को ढूंढिए जो मतलब सब तारों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा हो, थोड़ा चमकदार दिखाई दे रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार कहते हैं, या पोल स्टार कहा जाता है, जो कि हमेशा क्या है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, दर्शाता है। ठीक है, इट स्टेज इन द सेम पोजीशन इन द स्काई विच मेक इट स्पेशल फॉर नेविगेशन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई स्टार के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक्चुअली जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडी तो हम समझ लिए, जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन्हीं के ग्रुप को, इन्हीं के समूह को क्या है, हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑर्बिट करते हैं हमारे सन के। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज, उनके पूरे एरिया को, जो सन के अराउंड क्या है, ऑर्बिट करते हैं, उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, उसके अंदर आपका एक सन पाया जाता है, 8 प्लैनेट पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो अभी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा उन प्लैनेट के सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, और अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, कॉमेट्स हो गए, मीटेरॉयड्स हो गए, ये सब चीजें क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या हम क्या क्या कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सन जो है एज अ हेड काम करता है परिवार, क्योंकि सन ही जो है इस पूरे सोलर सिस्टम को क्या है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, इसे सोलर फैमिली, सोलर का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू सन, यानी फैमिली ऑफ द सन। ठीक है, इस वजह से सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, सन जो है, इतना तो आपको पता होगा कि सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, पड़ता है। ठीक है, एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके अराउंड, इर्द गिर्द क्या है, अपना ऑर्बिट करते रहते हैं, या मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़े, तो इसकी तस्वीर जो है आपने पहले भी कई जगह देखी होगी। तो सन जैसे हमारा हो गया, फिर इसके चारों तरफ क्या है, ये जो रास्ते के, अब जो सारे प्लैनेट है ना, ये एक पर्टिकुलर पाथ में क्या है, घूमते हैं। तो ये पर्टिकुलर पाथ आपको दिख रहा है, नहीं एक्चुअली तो पाथ बना नहीं होगा, ठीक है, ये तो इमेजिनरी लाइन है। तो क्या है, इससे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो इसी ऑर्बिट के अराउंड क्या है, सारे प्लैनेट्स जो है आपके क्या है, अपना चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। रिवॉल्यूशन रोटेशन के बारे में हम जो होगा, और आगे चल के जब अपना थर्ड चैप्टर आएगा तो वहां समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सन की बात करूं, तो सन के बारे में आई थिंक आप लोगों को पहले से पता होगा, सन जो है
बहुत ही गर्म स्टार है तो स्टार होगा मतलब गैस से बना होगा। कैसे फॉर्मेशन हो रहा था? तो हाइड्रोजन हीलियम से कन्वर्ट हो रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे, ठीक है? तो उससे क्या है, इसकी हीट एनर्जी जनरेट होती है। ये सारे अदर ऑब्जेक्ट को क्या है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, अपनी तरफ पुल करता है एंड यही चीज़ जो है हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखती है, ठीक है? ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, ठीक है? इवन दो ये हमसे सबसे नज़दीक स्टार है, बट हमें इसकी हीट क्या है महसूस नहीं होती बिकॉज़ इसकी दूरी तब भी इतनी अत्यधिक है। कितनी दूरी है? तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर क्या है इसकी दूरी है। जिनको अगर नहीं याद हो 150 मिलियन, तो आप ₹150 वाला जो आपने मीम सुना होगा, हेरा-फेरी में ₹150 देगा, उस दर से याद करके इसे कर सकते हैं कि सन की दूरी कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। इसके लाइट्स की हम डिस्टेंस की बात करें, इसकी डिस्टेंस इतनी है, 150 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कि लाइट हम जानते हैं बहुत तेज़ क्या है ट्रैवल करती है, लगभग आपकी इतने रफ़्तार पे ट्रैवल करती है। तो इतने रफ़्तार पे ट्रैवल करने के बाद भी क्या है, पृथ्वी पर सन की रोशनी पहुँचने में क्या है आपके 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है? तो बाकी चीज़ तो आई थिंक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, नंबर्स जो हैं आप ज़रूर 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा कि 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है और जो समय है लाइट सन की रोशनी को हमारे तक पहुँचने में वो है 8 मिनट हो जाता है, ठीक है? इससे ज़्यादा जानने की और कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं प्लैनेट के बारे में। स्टार्स हमने कवर कर लिया सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर, अब हम प्लैनेट के ऊपर आते हैं। प्लैनेट बेसिकली ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, ये जो डेफिनिशन है जिसके बारे में देखने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा आपका दिया था, आईएयू के द्वारा ये डेफिनिशन दिया गया था, जिसमें ये कहा गया प्लैनेट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, 3 कंडीशन इसमें रखा गया था। वो ये था कि जो सन के अराउंड क्या हो, ऑर्बिट कर रहे हो। जैसे अर्थ के एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं। अर्थ क्या है कि पहला अगर हम मैच करें तो अर्थ क्या है? क्या ये सन के अराउंड क्या है अपनी घूमती रहती है, ऑर्बिट करती है? तो हाँ, बिल्कुल। दूसरा डेफिनिशन क्या कहता है? इट हैज़ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस सो दैट इट एज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इस पूरे सेंटेंस का सिंपल मतलब हुआ कि शेप जो होना चाहिए प्लैनेट का, वो नियरली राउंड शेप का होना चाहिए। तो अगर हम अपने पृथ्वी पर लगाते हैं तो क्या हमारा पृथ्वी जो है वो नियरली राउंड शेप का होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल अपना नियरली राउंड शेप का होता है। फिर तीसरा कंडीशन क्यों है कि इट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसको मतलब क्या हुआ थोड़ा हम समझते हैं। क्लियरिंग द ऑर्बिट मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट हो इट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू रिमूव और कंट्रोल, मतलब उसकी जो पाथ, उसकी जो ऑर्बिट है, उसमें सबसे स्ट्रांग जो होना चाहिए ये होना चाहिए कि अगर उसके बीच में रास्ते में कोई आ जाए तो या तो उसको हटा दे या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए इन इट्स ऑर्बिट। इट शुड बी द मेन ऑब्जेक्ट नॉट वन अमंग मैनी सिमिलर ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। जैसे पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी के अलावा और कोई नहीं है, आपके चाँद आ मून आ जाता है, क्या सैटेलाइट हो जाती है, ठीक है? पर इसके कंपैरिज़न में क्या है, वो सब उतनी मतलब मेन ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं काम करते, ठीक है? तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड देयर आर नो अदर बिग ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विथ अर्थ इन द सेम पाथ, ठीक है? तो प्लैनेट की डेफिनिशन आपको ठीक है, 3 कंडीशन सिंपली है। क्या थे मेरे साथ दोहराइए कि सन के अराउंड क्या है आपको ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा क्या है कि राउंड शेप का नियरली होना चाहिए। थर्ड क्या था कि अपने नेबरहुड जो हो, अपने ऑर्बिट जो हो, उसमें सबसे बड़ा ये होना चाहिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो 3 डेफिनिशन इसके सिंपल्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे जो पूरे सोलर सिस्टम है या प्लैनेट है, उसके अंदर 8 प्लैनेट पाए जाते हैं। अब ये 8 प्लैनेट को जो है 2 मेन ग्रुप में क्या है डिवाइड किया गया है उनके साइज़ और उनकी कंपोज़िशन के आधार पर। जो पहला ग्रुप आ जाता है उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा जो हो जाता है उसे हम गैसियस प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, या दूसरे का क्या कहते हैं हम? गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं या गैसियस क्या है? ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, ठीक है? टेरेस्ट्रियल के अंदर बेसिकली वो प्लैनेट आ जाते हैं जो कि रॉक के बने होते हैं, जिनका सरफेस जो होता है रॉक का होता है मेनली। और इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चला कि ऐसे प्लैनेट आ जाते हैं जो कि बेसिकली गैस के बने होते हैं। तो अगर मैं सन से स्टार्ट करूँ, सन से पहले नंबर जो प्लैनेट पड़ता है लास्ट तक जाऊँ, तो आपकी जो सबसे तरीका पहले बता देता हूँ याद करना क्या है। इसका एक निमोनिक कोड होता है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बहुत फेमस है। वो ये है माई वेरी एफिशिएंट, ठीक है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड
अस, नूडल्स या आप जो शब्द यहाँ जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये प्लैनेट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करने का क्या है, कोड हो जाता है, ठीक है। माई से क्या हो जाता है, मरकरी आपका हो जाता है, ठीक है। फिर आपका वेरी से क्या हो जाता है, आपका वीनस हो जाता है। उसके बाद एफिशिएंट से मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ई से क्या हो जाएगा, आपका अर्थ हो जाता है और फिर आपका मदर से क्या हो जाता है, आपका मार्स हो जाता है। तो ये जो 4 प्लैनेट हो गए, ये आपके क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं, ये रॉक के बने होते हैं, ठीक है। इनकी साइज़ जो होती है, इस गैसियस प्लैनेट से क्या है, थोड़ी-सी साइज़ क्या है, आपकी कम होती है। इनकी साइज़ जो है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गैस के बने, तो थोड़ी-सी फैली हुई साइज़ होगी, तो इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। इनमें क्या है, आपकी रिंग टाइप के प्लैनेट क्या अराउंड आपने कई इमेज देखे होंगे, प्लैनेट वगैरह हो गए, तो उनके अराउंड क्या है, थोड़ी-सी रिंग टाइप का एक शेप बनता है। तो इनके अंदर रिंग टाइप का शेप पाया जाता है, ठीक है। तो पहले 4 प्लैनेट क्या हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद जो आपके आ जाते हैं, जुपिटर हो गया, ठीक है, आपका सैटर्न हो गया, ठीक है, आपका यूरेनस हो गया और आपका क्या हो गया, नेपट्टून हो गया। ये 4 प्लैनेट जो है आपके गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद हुई, ये कोड आप याद कर लीजिए, आपके सोलर सिस्टम का आधा सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑर्डर याद हो जाएँगे, ठीक। तो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हो गए, 4 प्लैनेट आ जाते हैं, ये स्मॉल होते हैं, साइज़ में रॉकी होते हैं, इनकी सरफेस जो है सॉलिड होती है। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो सन एंड एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में। ये क्या चीज़ है, अभी हम आगे समझेंगे। इन्हें टेरेस्ट्रियल क्यों कहा था, टेरेस्ट्रियल मतलब कि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, यानी टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसी कंपैरिजन में आपके आउटर प्लैनेट का, या इन्हें इनर प्लैनेट जो टेरेस्ट्रियल वाले हो गए, इनर यानी अंदर पड़ रहे हैं, आउटर मतलब बाहर वाले, गैस जायंट या आइस जायंट प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। ये क्या है, दीज प्लैनेट आर फार्दर फ्रॉम द सन, दे आर मच लार्जर एंड मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड आइस, लोकेटेड बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। आपको नाम जो है वो लाइन से याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपके सवाल जो होंगे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको वैसे प्लैनेट के बारे में इतनी डिटेल में आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया था, बट कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो मुझे लगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मरकरी का, तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो जाता है सारे 8 प्लैनेट में से। इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फियर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है सन के करीब पाया जाएगा, तो टेम्परेचर जो होगा वो जनरली क्या होता है, हॉट होता है, और नाइट नाइट के टाइम क्या है, ये कोल्ड हो जाते हैं। कोल्ड भी क्योंकि एटमॉस्फियर नहीं पाया जाएगा, तो वो जो आपकी जो एनर्जी निकलती है उसके बारे में हम जब एटमॉस्फियर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो एनर्जी निकलती है, तो क्लाउड वगैरह क्या है, रोक नहीं पाएँगे, हवा क्या ट्रैप नहीं कर पाएँगे, तो सारी एनर्जी क्या है, रात में निकल जाती है, ठीक है। अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है अभी के लिए हम आगे पढ़ेंगे, अभी जाने के लिए इसके अंदर कोई सैटेलाइट नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूरे 8 प्लैनेट में 2 प्लैनेट हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी सैटेलाइट्स जो है नहीं पाए जाते, यानी जो मून है आपकी नहीं पाई जाती है। वो स्टार्टिंग के 2 प्लैनेट हो जाते हैं, मरकरी एंड वीनस। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे आपका सवाल पूछा हुआ है पहले भी, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्लोज़ेस्ट सन हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता आपको याद करने की ज़रूरत होगी। इसकी रिवॉल्यूशन पीरियड आप हो सके तो याद कर लें, क्योंकि क्लियरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है अलग से। तो 88 डेज़ जो है इसको लग जाते हैं मरकरी को, सीन ओनली ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टू लाइट। फिर आ जाता है आपका वीनस। वीनस को जो है ये अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ये नाम हमें याद रखना है। अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इसकी साइज़ वगैरह जो सिमिलर, जैसे हमारी पृथ्वी उसकी साइज़ के बराबर ही है। यहाँ पे जो है आपकी क्लाउड कवर पाई जाती है, ठीक? यहाँ सैटेलाइट कोई नहीं पाई जाती है, ठीक है? ये जो सारे प्लैनेट में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, सबसे नज़दीक हो जाता है हमारे अर्थ के। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो हमें मॉर्निंग में क्या है, ये चमकदार दिखाई देता है, या इवनिंग में सबसे चमकदार दिखाई देता है। इसे वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो क्लाउड कवर पाई जाती है उसकी वजह से। फिर हमारी पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बारे में तो हम जब अब और आगे बढ़ते जाएँगे, सेकंड, थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ और बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना जानकर रखिए, ये क्या है, इनर प्लैनेट जो हमारे 4 थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसमें से सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी हो जाता है, और सारे अगर हम गैस और इनर प्लैनेट सब मिला दें, तो उसमें से 5वाँ नंबर इसका लार्जेस्ट हो जाता है। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है आपकी एटमॉस्फियर पाई जाती है, एक मून पाया जाता है, ठीक है। इसकी शेप की मैं बात करूँ, तो इसकी शेप जो है आपकी ये जियोइड शेप की हो जाती है, परफेक्ट क्या है, आपके स्फीयर नहीं हो जाते। जियोइड शेप क्या होता है, स्फीयर मतलब क्या, कि ये आपका क्या होगा, सर्कल शेप हो गया, ठीक है। स्फीयर मतलब क्या, थोड़ा-सा आपका चपटा होगा, ठीक है, थोड़ा-सा उभरा होगा यहाँ पे। अब जियोइड शेप क्या हो जाता है, जियोइड शेप मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, इसी के अंदर मैंने इंक्लूड किया है। ये देखिए,
ये जो आपका शेप है ना, इसे क्या कहा जाता है? जियोइड शेप कहा जाता है, यानी शेप ऑफ द अर्थ इसका मतलब ये होता है, ठीक है? परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। अगर आप ये सारे समुद्र का पानी वगैरह हटा दें, तो हमारी पृथ्वी जो है कुछ इस तरीके के शेप में दिखती है, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो जाती है? जियोइड शेप हो जाता है, ठीक? तो आपको जियोइड शेप यहाँ क्लियर हुआ क्यों पृथ्वी को जियोइड शेप कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने सी लेक्चर पे, ठीक? तो ब्लू प्लैनेट क्यों कहा था, मुझे नहीं लगता आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आ जाता है आपका मार्स। मार्स जो है पृथ्वी से छोटा होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ठीक है? मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर, मार्स में एटमॉस्फेयर, अर्थ में एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है। इसकी जो सैटेलाइट्स, जो फेमस सैटेलाइट्स, वो आपकी फोबोस एंड डीमोस हो जाते हैं, ठीक है? मार्स को जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है? जब भी आप कोई सॉइल पढ़ रहे हो या कोई रॉक पढ़ रहे हो और आप ये देखो कि उसमें जो है रेड कलर की पाई जा रही है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि उसके अंदर जो होगी आयरन के ऑक्साइड्स पाए जा रहे होंगे, ठीक है? या लाल मिट्टी हो गई या लाल आपके कुछ भी रॉक हो गए, मतलब कि उसके अंदर क्या होगी? आयरन ऑक्साइड पाई जा रही होगी, ठीक है? तो मार्स को क्या है, इसी वजह से रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है? अब जिस तरह के हमारे जो माउंट एवरेस्ट है या हमारे हिमालय वगैरह, जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट चोटी हो जाती है, ठीक है? आपकी जो, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम में बात करूँ कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपकी कौन-सी है, ठीक है? तो मार्स जो है, मार्स के ऊपर ये हाईएस्ट माउंटेन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओलंपस मॉन्स इसका नाम दिया गया है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है थ्रू आउट द सोलर सिस्टम अभी तक पाया गया हुआ, ठीक है? इसके बाद 5वें नंबर पे आपका जुपिटर आता था। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन था आपका? पहला नंबर पे था। पहला नंबर पे क्या था? माई से मरकरी, ठीक है? माई से मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है? थिक गैसियस एटमॉस्फेयर यहाँ पाया जाता है, ठीक है? इसकी सैटेलाइट की बात करें तो मोस्ट फेमस जो है आपकी गैनीमेड सैटेलाइट, जो इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट हो जाती है, ठीक है? इसे गैस जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक? इसके बाद सैटर्न आ जाता है। सैटर्न भी ये क्या है, सारे आपके क्या है यहाँ से गैसियस प्लैनेट होंगे, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट हो गए, थर्ड लार्जेस्ट हो गए, ठीक है? स्लाइटली स्मॉलर देन यूरेनस हो गए, ठीक है? तो इनके बारे में आप एक-एक चीज़ जो फैक्ट है समझ लीजिएगा। ऑलराइट, टाइटन ये शब्द आप याद रखिएगा, यहाँ पे सैटेलाइट्स, यहाँ सवाल पूछ सकता है। टाइटन बहुत ही फेमस क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है? तो बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना, ठीक है? तो जैसे मैं बताया था ना कि ऑल 8 प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के हैं, ये सन के अराउंड क्या है? पाथ में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है? ये पाथ जो आपको सर्कुलर नहीं होता बल्कि इलोंगनेटेड पाथ होता है, ठीक है? तो मरकरी क्या है? नियरेस्ट हो गया। इट टेक्स 88 डेज़ टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। वीनस जो है इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि शेप साइप इस जो है इसका सिमिलर टू अर्थ है, ठीक? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ये अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, पर अभी तक क्या है कि इतने डिटेल में एक पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर नहीं पूछा है कि ये कितने एक्सी मतलब एक स्पिन कितने दिनों में क्या है कंप्लीट करता है, ऑलराइट? तो अगर आप चाहें एक बार याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका क्या था? प्लेनेट का नाम वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब हम समझते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। प्लैनेट हम समझे, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट आपके, जैसे प्लैनेट में हमने देखा था 3 कंडीशन थे कि सन के अराउंड क्या होना चाहिए? ऑर्बिट होना चाहिए, ठीक है? सर्कुलर क्या है आपका? शेप होना चाहिए, और थर्ड क्या था? नेबरहुड में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ड्वार्फ प्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि क्या है? अपने ऑर्बिट में से क्या है? मेन ऑब्जेक्ट नहीं होते, मेन बॉडीज नहीं होते, अपने नेबरहुड को क्या है? क्लियर नहीं होते। उनके अलावा भी उसके पाथ में क्या है? उसके सिमिलर साइज वगैरह और भी चीजें जो है ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। और फोर्थ क्या है? एक और प्लस हो जाता है कि ये सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ड्वार्फ प्लैनेट ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करने चाहिए, राउंड शेप होना चाहिए, नॉट क्लियर नेबरहुड, और सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। जो मोस्ट 5 आपके फेमस सैटेलाइट्स हैं, माफ करिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, वो आपके सिरिस, प्लूटो, ह्यूमा, मेकमेक एंड एरिस हो जाते हैं। अब प्लूटो नाम सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले क्या थे? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट इंक्लूड किए गए थे, ठीक है? जिसमें से आपका एक प्लूटो भी तो था, आखिरी था। पर बाद में ये देखा गया, जब डेफिनिशन आपकी ये आई, तो उस डेफिनिशन को प्लूटो के ऊपर अप्लाई किया गया, तो तीसरे नंबर जो था आपका, इसको प्लूटो कर क्या कर रहा था? मैच नहीं कर रहा था। इस वजह से इसे क्या किया गया? इसका दर्जा जो था प्लैनेट का, वो हटा के इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है? सो क्या किया गया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड द इट मे बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है? इट फेस्ड द थर्ड कंडीशन, ठीक है? तो प्लूटो क्यों नहीं आपका प्लैनेट कहलाता है, ये भी हमें ध्यान देना, इस पे सवाल आपका पूछा हुआ है। अब हम आते हैं सैटेलाइट के बारे में।
जिस तरीके से सैटेलाइट क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से सन अगर हमारा ये हो गया, इसके अराउंड क्या है, 1 मिनट। फिर मान लीजिए हमारा क्या है, सन हो गया, ठीक है? सन के इर्द-गिर्द क्या है, सारे प्लैनेट्स जो हैं क्या आपके सन के इर्द-गिर्द क्या है, सारे प्लैनेट क्या हैं आपके ऑर्बिट करते हैं, ठीक है? आपके मतलब घूमते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारा ये पृथ्वी हो गया, इसी तरीके से सैटेलाइट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, जो कि इन प्लैनेट्स के क्या है, चारों तरफ क्या है आपके घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं उसी एलोंगेटेड पाथ में, ठीक है? तो इन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट आपकी 2 तरीके की हो जाती हैं। एक हो जाता है कौन-सा? एक हो जाता है मैन मेड सैटेलाइट हो जाता है, ठीक है? जो इंसानों द्वारा बना के उस आपका स्पेस में भेजा जाता है, किसके ज़रिए? तो रॉकेट्स के ज़रिए क्या है इनके भेजा जाता है, जो कि क्या है पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे आपकी टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है? आपके जो टीवी सिग्नल वगैरह आते हैं सब यहीं से आते हैं, ठीक है? आपकी डिफरेंट रिसर्च करना, आप ज्योग्राफी में जब बहुत आगे ग्रेजुएशन किया होगा तो रिमोट सेंसिंग आपने पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है इसके अंदर आज चीज़ें आ जाती हैं। वहीं पे आपकी नेचुरल सैटेलाइट्स हो जाती हैं, जो कि क्या है इसकी तरफ घूमती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं, ठीक है? तो इतनी बातों को क्लियर होगी। अब कुछ फेमस अगर मैं ह्यूमन सैटेलाइट की बात करूँ, मैन मेड सैटेलाइट की बात करूँ या आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूँ, इनके नाम हमें क्या है जानना ज़रूरी है। एक तो हो जाता है आपका एजुसेट, इनसैट और आईआरएस। इस पे भी आपका सवाल पूछा हुआ है, तो हमें क्या है ध्यान देना है इनके नाम कि एजुसेट क्या है? सैटेलाइट है, प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, मीटेरॉइड है, क्या है? तो हमें क्या है ये सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट हो जाता है, ठीक है? इनसैट, आईआरएस, एजुसेट, ठीक है? इसके बाद नेचुरल सैटेलाइट की मैं बात करूँ तो वो हो जाता है हमारा मून। तो मून क्या है? मून इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है? इसकी डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर इसकी जो है डिस्टेंस हो जाती है हमसे, ठीक है? अब ये चीज़ तो आप सबको पता होगा, अब ये हम समझते हैं मूवमेंट ऑफ द मून कैसे होता है। तो चाँद जो है वो अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो चाँद जो है, पहले तो ये क्या है आपकी एक एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ठीक है? इसका पाथ कुछ इस तरीके का होता है। तो चाँद जो है ये अगर ये एक पोज़ीशन हो गया, ये हमारा मून हो गया, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा रिवॉल्यूशन मतलब कि पूरा इसके चारों तरफ घूम के आना, एक सर्कल जो है पूरा कंप्लीट करने में क्या है इसको 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है? कितने 27 दिन लग जाते हैं और इतना ही टाइम जो है इसको अब देखिए 2 चीज़ यहाँ पे होती है रिवॉल्यूशन, रोटेशन के बारे में वैसे हम अगले क्लास पढ़ेंगे, थोड़ी-सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे प्लैनेट हो, रिवॉल्यूशन ये होता है कि उसके चारों तरफ क्या हुआ घूमना, रोटेशन ये होता है कि अपने उसी स्थान पे क्या होना रोटेट करना, कुछ इस तरीके से क्या होना रोटेट करना, ठीक है? क्या होना ये क्या हो गया ये आपका रोटेशन हो गया, उसी स्थान पे क्या है गोल-गोल घूमे जा रहा है और ये पूरी क्या हो गोल-गोल घूमते-घूमते एक इस पाथ में घूमती जा रही है रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है? तो ये दोनों टाइम जो है इसको चाँद जो है ये सेम टाइम में कंप्लीट करता है, तो इस वजह से होता क्या है जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा मून हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी घूम रही है। मून क्या है? जिस डिस्टेंस मतलब जितना टाइम इसको क्या लग रहा है रिवॉल्यूशन लग रहा है उतना रोटेशन भी लग रहा है। तो होता क्या है? ये अगर चाँद का पहला सामने वाला फेस हो गया, पीछे वाला फेस हो गया, तो ये क्या है रिवॉल्व करती जाती है उसी साथ-साथ क्या है, ये रोटेशन भी क्या है आपका उसी तरीके का होता जाता है, ठीक है? इस वजह से क्या है, ये जो फेस होता है ना, यही फेस हमें क्या है चाँद का इस हमेशा दिखता रहता है, ठीक है? यानी चाँद का हमें क्या है केवल एक साइड का फेस हमेशा दिखता है, दूसरा साइड हमें कभी दिखा ही नहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है? So, so moon move around Earth in about 27 days. It also spin or rotate on its axis in the same amount of time. ठीक है एंड दैट्स व्हाई वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। तो यही है कि रोटेट भी करता है रिवॉल्यूशन भी करता है तो यही फेस क्या है हमें दिखता जाता है, ठीक है? सिंपल सी कहानी आपकी ये है। इसके बाद अगर मैं फेजेज ऑफ द मून की बात करूं तो देखिए फेज ऑफ द मून को इस तरीके से हम समझते हैं। अगर मान लीजिए ये क्या है हम जानते हैं ये आप मान लीजिए हमारा क्या हो गया सन हो गया, ठीक है? ये क्या है हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है? ये क्या है हमारा मून हो गया। मून क्या है इसके चारों तरफ घूमता है। अब होता क्या है सन से क्या है लाइट आपकी क्या है पूरी पहुँचती है, ठीक है? सन मतलब बहुत बड़ा, ठीक है? ये मत बुद्धि लगाइए कि इसके आर-पार कैसे लाइट पहुँच जाता है, ठीक है? होता क्या है एक साइड ये हो गया, एक पोज़ीशन आपका ये हो गया, एक पोज़ीशन आपका ये हो गया, ठीक है? तो इस दौरान होता क्या है कि अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है कोई एक मैंने
मान लीजिए हमारी टॉर्च है, ठीक है? यहाँ कोई भी लाइट सपोज़ करिए कोई लाइट नहीं जल रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये टॉर्च लिया मैंने सामने से जलाया और ये क्या किया इसके ऊपर मैंने रखा, ठीक है, राइट? इसके ऊपर मुझे रखा, तो आप मुझे बताइए, मुझे अगर कोई और लाइट कहीं ना जल रही हो, तो मुझे इसके पीछे वाला हिस्सा डार्क दिखेगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, डार्क दिखेगा या मुझे उजाला दिखेगा? जैसे मान लीजिए हाँ, मैं समझा दूँ, ये क्या है आपकी एक टॉर्च हो गई, ठीक है? टॉर्च मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जलाया और आप क्या है, आपकी आँख जो है भैया, आप यहाँ से क्या है देख रहे हैं, ठीक है? ये आपकी क्या है, आई हो गई। तो आप मुझे बताइए और कहीं उजाला-उजाला नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या ये हिस्सा जो होगा, आपको लाइट में दिखेगा, उजाला दिखेगा या पूरा डार्क दिखेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है ये हिस्सा जो होगा आपको डार्क दिखेगा। अब मैंने क्या किया, ठीक है? अब मैंने ये टॉर्च जो है बहुत बड़ी लाइट ले ली, मैंने अपनी आँख जो है इस पोज़ीशन पे रखी, ठीक है? अब मैंने इसको देखने का प्रयास किया, तो आप मुझे बताइए क्या ये मुझे हिस्सा जो होगा लाइट दिखेगा या डार्क दिखेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है ये हिस्सा क्या होगा, मुझे पूरी तरह क्लियर दिखेगा। तो यही कुछ होता है आपके मून की तरफ। तो जब ये हो मून का जो हिस्सा हमें पूरी तरह से दिखता है, ठीक है? इस पोज़ीशन पे जब आपका मून जो है रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका पूर्णिमा की रात आपने सुना होगा, उसे हम कहते हैं या जिसे फुल मून कहा जाता है। इस टाइम क्या है, मून हमें पूरी तरह से विज़िबल होता है और करीब 15 दिन बाद जब पूरा चाँद जो है आपका रोटेट रिवॉल्व करके आपका इधर आ जाता है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपके डार्क हो जाता है, इधर कुछ दिखता ही नहीं। इस वजह से क्या है, मून कंप्लीटली डिसअपियर्स हो जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम न्यू मून नाइट या अमावस्या की रात कहते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ फेज का मून क्लियर हुआ। ठीक है, मैं कुछ और चीज़ भी आपको यहीं बता देता हूँ, मैंने इस नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है। अगर ये आपका मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गई, ठीक है? तो जब हमारा ये आपका ए पोज़ीशन हो गया, आपका बी पोज़ीशन हो गया। अब मुझे बताइए ए और बी में से नज़दीक कौन-सा होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, मान लीजिए ए आपका सबसे क्या है क्लोज़ेस्ट होगा। जो सबसे क्या है आपका नज़दीक होता है सन और मून माफ़ करिएगा, पृथ्वी और मून के बीच की डिस्टेंस सबसे नज़दीक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिजी कहा जाता है, ठीक है? पेरिजी कहा जाता है, इस पर स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। और जब सबसे दूर मतलब सबसे दूर होता है इनके बीच का डिस्टेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपोजी कहा जाता है, ठीक है? तो ये आप अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें इसको नोट कर लीजिए, एपोजी और पेरिजी क्या होता है, ठीक है? वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर अगर सवाल हो सकता है, हो सके पूछ ले, ठीक है? सरफेस ऑफ द मून, इस मून के अंदर जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर पहाड़, प्लेन पाए जाते हैं, उसी तरह से मून के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो आपने कई बार धब्बे देखे होंगे, मून के ऊपर जो है धब्बे पाए, धब्बे नहीं एक्चुअली में क्या है, वो आपके ये डीप होल्स वगैरह डिप्रेशंस जो हैं वहाँ पे पड़े मिले हैं, वही आपकी चीज़ें जो हैं वो हमें धब्बे के तौर पर दिखती हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं एस्टेरॉयड क्या होते हैं। एस्टेरॉयड को बेसिकली ये क्या है, इनको माइनर प्लैनेट क्या है कहा जाता है। ये ऐसे रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के अराउंड क्या है, जैसे आपके प्लैनेट हैं घूमते हैं, ये भी सन के अराउंड क्या है, प्लैनेट क्या है, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। पर ये क्या है, एक फिक्स पाथ में, जैसे सारे प्लैनेट क्या है एक फिक्स पाथ में घूम रहे हैं, तो ये भी क्या है एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। इनका जो पोज़ीशन होता है वो आपके रॉकी और गैसियस टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लैनेट के बीच का जो होता है एरिया, वहाँ पे क्या है ये पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके बीच का जो देख रहे हैं आप छोटे-छोटे डॉट आप देख सकते हैं। तो 1 मिनट, ठीक है, मैं ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, 1 मिनट कहाँ गया भैया? ठीक है। तो ये जो आपका हिस्सा है इसे क्या है एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये क्या है, इन्हें माइनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है? तो एक आपका डॉर प्लैनेट हो गया, एक प्लैनेट हो गया, एक माइनर प्लैनेट हो गया, ठीक है? तो ये एस्टेरॉयड आपको क्लियर है एस्टेरॉयड क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इन्हें माइनर प्लैनेट कहा जाता है। ये क्या है स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, जो कि सन के अराउंड क्या है घूमते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर रीजन में घूमते हैं जिसे और जो कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच का हिस्सा हो गया, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है? ये क्या है सॉलिड रॉकी और इर्रेगुलर बॉडीज़ होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं मीटेरॉइड क्या होते हैं? मीटेरॉइड अब कई बार होता है क्या है कि मान लीजिए पूरा आपका एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, इसमें तो सारे एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, तो कई बार क्या होता है आपस में टकरा के ये क्या है और छोटे होके और किसी प्लैनेट के क्या है इधर-उधर चले जाते हैं, किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में चले जाते हैं, पाथ में चले जाते हैं, ठीक है? जब टकरा के और छोटे होके कहीं और ये निकल जाते हैं, अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं मीटेरॉइड्स कहते हैं। तो मीटेरॉइड्स क्या हो गए? वो बेसिकली एस्टेरॉयड होते हैं जो कि क्रैश एंड ब्रेक होके और स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कई बार ये मीटेरॉइड जो है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आते हैं, तो पृथ्वी क्या करेगी खींच लेती है अपनी तरफ,
तो जब ये पृथ्वी की तरफ खींचते-खींचते चले जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है आपकी हवा पाई जाएगी। हवा क्या होगा, इनके ऊपर फ्रिक्शन लगाती है, फ्रिक्शन से क्या होते हैं, ये बेसिकली जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये क्या चमकना हमें दिखते हैं, ये ठीक है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है शूटिंग स्टार कहा जाता है, या इन्हें हम कह सकते हैं जब ये अपने हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं, ठीक है। पहले आपका एस्टेरॉयड हो गया, जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, आपका मार्स जुपिटर के बीच में। अब यही टकरा के जब आपके इधर-उधर चले जा रहे हैं, अर्थ के करीब आ जा रहे हैं, तो इन्हें हम मीटेरॉइड्स कह दे रहे हैं। अब यही मीटेरॉइड जब हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर दे रहे हैं, तो उससे मेटियोर्स कह रहे हैं। और जब यही मेटियोर जो हों जलना स्टार्ट हो जाते हैं और जलने के बाद भी कुछ हिस्सा इनका क्या हो बचा रह जाता है और धरती पर टकरा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ें हो गई, एस्टेरॉयड हो गया, ठीक है, आपका क्या है मीटेरॉइड्स हो गया, आपका मीटियोर्स हो गया और लास्ट में मीटेरॉइड्स हो गया, 4 चीज़ आपको हो गई। तो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है तो मीटियोर, धरती पर गिर जा रहा है तो मीटेरॉइड्स, और उससे पहले मीटेरॉइड्स, ठीक है, मीटेरॉइड्स डी एक में लगा है, एक में टी लगा है। टी जब धरती पर टकरा जा रहा है, डी मतलब एटमॉस्फेयर में एंटर भी ना किया हो, और एस्टेरॉयड तो आपको एस्टेरॉयड बेल्ट वाली हो गई, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई इनके बारे में। इस तरह से आपकी एक कॉमेट होती है, ये सब क्या है बाकी तो रॉकी होते हैं, कॉमेट्स जो हैं ये आइसी बॉडी होते हैं दैट रिलीजेस गैस इज एट सिट ऑर्बिट द सन, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब आपकी सेलेस्टियल बॉडीज ही है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही आपके सब हैं ये, ठीक है। तो ये आपका था पूरा सोलर सिस्टम के बारे में। गैलेक्सी क्या होता है, तो गैलेक्सी मतलब क्या, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है, कई बिलियंस ऑफ क्या हो आपके सोलर सिस्टम आ जाए। अब हमारे सोलर सिस्टम की तरह कई सोलर सिस्टम आपके होते हैं, ठीक है। तो इनकी तरह जो आपके हो गए, कई सोलर सिस्टम को मिला के क्या आपकी एक गैलेक्सी बनती है, यानी गैलेक्सी जो ह्यूज सिस्टम मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, ठीक है। द गैलेक्सी, अब जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं उसे क्या है मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, या जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन एशियंट इंडिया पीपल इमेजिन दिस ग्लोइंग बैंड इन द नाइट स्काई एज ए रिवर ऑफ लाइट, रिवर ऑफ लाइट इसे कहा जाता है, इस वजह से इसे आकाश गंगा नाम दिया गया है, मतलब रिवर इन द स्काई नाम दिया गया है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है इस मिल्की वे गैलेक्सी का। अब जब हम कई गैलेक्सी, ठीक है, कई गैलेक्सी को एक साथ मिला देते हैं तो उससे क्या है आपके एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन स्पेस एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अप यूनिवर्स, ठीक है। सो द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऑल द स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज एंड स्पेस, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि अपने इमेजिनेशन से भी क्या है बहुत परे है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए देखिए, आप इस यूनिवर्स के कितने छोटे से पार्ट के हिस्सा हैं, ठीक है। आप क्या है भारत में रहते हैं, ठीक है, एक देश के अंदर रहते हैं, देश के अंदर एक स्टेट के अंदर रहते हैं, स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंडिया, ठीक है, आपका फिर कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, फिर आपका अर्थ हो गया, फिर अर्थ से ऊपर क्या हो गया आपका सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम से ऊपर गैलेक्सी, गैलेक्सी से ऊपर आपकी यूनिवर्स हो गए। अब इतने कई सोलर सिस्टम मिला के कई गैलेक्सी बनती, कई गैलेक्सी मिला के आपके एक यूनिवर्स बनती है, ठीक है। तो जस्ट थिंक हाउ स्मॉल वी आर, ठीक है। बट वन थिंग इज सर्टेन दैट यू एंड आई आर अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट एंड अमेजिंग यूनिवर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका कहानी यहीं समाप्त होता है। इसके बाद से जो है हम अपना क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो मैं आपका तुरंत जवाब तो नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूँगा, ठीक है। आप क्या करना, वीडियो तुरंत पॉज़ करना और मैं तुरंत आपको जवाब पॉज़ करके आप सॉल्व करना और मैं उसके बाद जवाब आपको बताता रहूँगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे अगर हम आए, पहला क्वेश्चन आपका ये एक सवाल ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट, ठीक है। यानी प्लैनेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो है दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स के द्वारा क्या है इनको रोशनी मिलती है। ये क्या है ओनली रॉक के बने होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि सारे प्लैनेट क्या है उनके पास मून होती है। तो जो भी आपको सही जवाब लगता है, वीडियो पॉज़ करिए, सोचिए और सही जवाब अपने दिमाग में रखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसको हम एक-एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, दे आर लिट बाय द स्टार, लाइट ऑफ द स्टार, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट, राइट। दूसरा क्या कहता है कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी नहीं, बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि रॉक के अलावा आपके गैसियस प्लैनेट भी पाए जाते हैं। स्टार्टिंग के 4 रॉक, बाकी 4 आपके गैसियस।
फिर थर्ड क्या कहता है कि क्या सारे प्लैनेट के पास आपके मून होते हैं? तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट। हमने देखा कि आपकी जो मरकरी थी, आपकी वीनस जो है, इनके ऊपर कोई भी सैटेलाइट्स यानी कोई भी मून नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, जिन लोगों ने भी सेकंड सही लगाया था उनका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली ए। फिर सेकंड सवाल क्या कहता है कि आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी, यानी हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी आ जाती हैं? तो कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट, सन। अब देख, आती तो सब चीजें हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको इसमें से ढूंढना है। पहला क्या कहता है? कंस्टलेशन, प्लैनेट, सन, सैटेलाइट, प्लैनेट, पोल स्टार, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, सप्तऋषि। तो इसके अंदर सन दिया है, ठीक है, प्लैनेट दिया है, ठीक है, कंस्टलेशन दिया है। कंस्टलेशन क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, ये सही है। सैटेलाइट हो गया, प्लैनेट हो गया, पोल स्टार हो गया, ठीक है, ये भी सही है। प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, सप्तऋषि हो गया, ये भी सही है। लेकिन जब आप ये देखते हैं, इसमें कहीं भी जो है आपका मीटेरॉयड्स वगैरह और भी चीज नहीं दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, मीटेरॉयड भी आपका इंक्लूड किया है, ठीक है। उससे जो मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। सन भी है, प्लैनेट भी है, सैटेलाइट भी है, एस्टेरॉयड भी है, मीटेरॉयड भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली थर्ड। सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉयड। तो जिन लोगों ने सही जवाब रखा वो अपने को 1 नंबर दे दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने नहीं दिया तो आपको और क्या है, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई इज प्लूटो नो लॉन्गर अ प्लैनेट? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको ये सवाल बताया था। तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? पहला क्या कहता है? बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड मूविंग अराउंड द सन। तो क्या है, सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही। डॉर्क प्लैनेट ये कहलाता है। डॉर्क प्लैनेट के अंदर क्या था कंडीशन कि सन के अराउंड मूव करता है। तो डॉर्क प्लैनेट की एक कंडीशन है। क्या ये डॉर्क प्लैनेट कहला रहा है? तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं। बिकॉज इट इज नॉट लार्ज इनफ टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। तो यही क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। क्योंकि अगर आप और देखें, सोलर सिस्टम के बाहर निकल चुका तो ये आपका गलत हो जाएगा। बिकॉज नॉट इज कॉल्ड मून ऑफ अनदर प्लैनेट। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉर्क प्लैनेट अगर कहलाता है, डॉर्क प्लैनेट के अंदर आपकी सैटेलाइट्स नहीं होनी चाहिए। तो मून तो कहलाएगा नहीं, तो बचा के आप सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट लार्ज इनफ टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। इनर प्लैनेट जो है ये गैस के बने होते हैं, लिक्विड के बने होते हैं, जहाँ पे आउटर प्लैनेट जो है आपके रॉक के बने होते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। इनर प्लैनेट जो है ये आपके रॉक के बने होते हैं और आउटर प्लैनेट जो है आपके गैस के बने होते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि भारी चीज जब होती है वो आपकी सेंटर में है और हल्की चीज जो है आपकी बाहर है। हल्की चीज मतलब गैस आपकी बाहर, भारी चीज आपकी अंदर, ठीक है। फिर सेकंड क्या कि आउटर प्लैनेट जो है आपकी बिगर इन साइज है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं। एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट एंड सम ऑफ द अदर प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम। ये मैंने आपको बताया था, कुछ प्लैनेट के पास रिंग होती हैं। करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो होगा ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, जो कि आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ सवाल आपका क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड की बात हो रही है। ये सन के अराउंड मूव करते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल मूव करते हैं। सम टाइम दे कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। क्या ये सही है? वो भी हम देखते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड सी क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बी क्या होगा? सम टाइम दे कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप इट। तो उसे हम एस्टेरॉयड नहीं कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? मीटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड आपकी दूसरी चीज हो गई, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। ओनली ए एंड सी आर ट्रू, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़े तो क्रिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मून। ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। द टाइम टेकन फॉर द मून टू कंप्लीट अ स्पिन, स्पिन मतलब रोटेशन, ऑन इट्स एक्सिस एंड द टाइम टेकन टू ऑर्बिट द अर्थ इज एग्जैक्टली द सेम। तो ये भी सही है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट। एंड बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है एक का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट। तो गैसियस प्लैनेट कौन से कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन देखें, अर्थ। अर्थ क्या गैसियस प्लैनेट कहलाता है? जी नहीं। सेकंड में क्या है? वीनस। वीनस का गैसियस प्लैनेट कहलाता है? नहीं। सेकंड नंबर पे ये आपका आ जाता है, तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। यहाँ भी वीनस ऑप्शन भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका? लास्ट बचा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। जस्ट सर्व अस नूडल्स, जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं सही जवाब। फिर 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट ना हो बट दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, उन्हें हम क्या कहते हैं?
कॉन्स्टेलेशन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। स्टार कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। प्लैनेट कहेंगे क्या? तो बिल्कुल प्लैनेट कहेंगे नहीं हम। ठीक है। तो बिग बियर एन एग्जांपल ऑफ, बिग बियर क्या हो जाता है? उर्सा मेजर जिसे हम कह रहे थे, किसका एग्जांपल हो जाता है? तो ये आपके कंस्टेलेशन का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ स्टार्स के जो एक शेप फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कंस्टेलेशन कहते हैं, जिसके अंदर आपकी बिग बियर या उर्सा मेजर जिसका सप्तऋषि नामक जो आपका है वो पार्ट हो जाता है इसका। ठीक है। फिर 10वां सवाल ये कहता है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट, किन प्लैनेट के अराउंड रिंग होता है? तो मैंने अभी बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अराउंड रिंग आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम देखें पहले में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है क्या? मार्स आपका एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, फिर वीनस आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो जाता है, फिर वीनस आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो जाता है। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए अगर आपको याद है लाइन से, इसीलिए मैंने कहा था आपको लाइन से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप आधे सवाल आपके उसी तरह लग जाएंगे। तो सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस जो है आपकी हो जाती है। ट्रिक क्या था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है। तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एजुसेट? तो एजुसेट क्या है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था एजुसेट जो है, क्या ये एक प्लैनेट है? नहीं है। क्या ये रॉकेट है जो कि मैन मेड सैटेलाइट को ले जाता है? नहीं है। क्या एक एस्टेरॉयड है? नहीं है। क्या ये एक मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, सही है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। हाँ, सही है। एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो ए सही है, बी सही, और ए बी जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, गैस के क्या बने होते हैं? गैलेक्सी बने होते हैं? ठीक नहीं। इसके अंदर सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आपके रॉक वाले सब चीजें, सैटेलाइट्स नहीं, या तो स्टार या तो प्लैनेट, प्लैनेट भी क्योंकि कुछ बने होते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको क्लियर कर देगा, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट जिसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कह रहे थे, कौन से होंगे? तो वो हो जाते हैं आपके स्टार, जो कि आपका एग्जाम्पल होता है, एक सन आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ क्लियर हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो गया तो डाउट कैसे पूछना है मैं आपको अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेलेस्टियल बॉडीज क्या थे हमने समझा। इसके अंदर दो तरह के बॉडीज थे। ठीक है, आपके लाइट जिनके पास खुद की थी, हीट थी जिसे हम स्टार कह रहे थे, जिनके पास खुद की लाइट हीट नहीं जिसे हम प्लैनेट कह रहे थे। हमने सोलर सिस्टम समझा कि ग्रुप ऑफ आपके सेलेस्टियल बॉडीज जिसके अंदर आपके हमारे सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमने सैटेलाइट देखा, 2 तरह के थे। हमने एस्टेरॉयड देखा, एस्टेरॉयड बेल्ट जो के बीच में जानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपका पाए जा रहे थे, जिन्हें हम माइनर प्लैनेट कह रहे थे, तो एस्टेरॉयड कहला रहे थे। अब ये आपस में टकरा के इधर-उधर जब हो जाएँ और कहीं किसी प्लैनेट के उसमें आ जाएँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल में, तो इसे मीटेरॉइड्स कह रहे थे। अब यही मीटेरॉइड जो हो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर जाएँ, जलना स्टार्ट हो जाएँ, एंटर करते इनका नाम क्या है? मीटियोर्स हो जाता है। आपने मीटियोर शावर का नाम सुना होगा, जिन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और जब यही क्या उनका बचा-खुचा टुकड़ा जो है पृथ्वी पे आकर टकरा जाए, तो उसे हम क्या कह रहे थे? मीटिरॉइड्स कह रहे थे। ठीक है, इन्हें क्या कह रहे थे? मीटिरॉइड्स कह रहे थे। ठीक है, फिर हमने गैलेक्सी देखा, हमने यूनिवर्स समझा, क्या चीज़ें थी, और लास्ट में हमने क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे सीटेट एग्जाम में वो हमने सॉल्व किए। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है, जो कि कल आपका क्लास रहेगा इसी टाइम पे 7 बजे, जिसके अंदर हम जो होंगे आपका ग्लोब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।